हेलो। चलिए आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं क्लास 10th का मैथ। और इसमें हम लोग एक बहुत सुंदर चैप्टर उठाए हुए हैं जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, जिसको अंग्रेजी में हम लोग इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री कहा जाता है। ठीक, देखिए त्रिकोणमिति को अंग्रेजी में जो है ट्रिग्नोमेट्री कहा जाता है। ठीक है ना, मतलब ये जो ट्रिग्नोमेट्री शब्द है ये एक अंग्रेजी शब्द है और इस अंग्रेजी शब्द की व्युत्पत्ति जो है वह ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर हुई है, जिसमें से पहला शब्द ट्री है, दूसरा शब्द गोन है और तीसरा शब्द मैट्रोन है। ठीक ना, यहाँ लिखेंगे हम लोग कि अंग्रेजी भाषा में लिखा जाएगा। देखिए, अगर त्रिकोणमिति के बारे में हम लोग लिखें तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि त्रिकोणमिति को अंग्रेजी में अंग्रेजी भाषा में ट्रिग्नोमेट्री कहा जाता है। ठीक ना, त्रिकोणमिति को अंग्रेजी भाषा में ट्रिग्नोमेट्री कहा जाता है, जो ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें से पहला शब्द क्या है हम लोगों का? ट्री, दूसरा शब्द जो है गोन और तीसरा शब्द जो है मैट्रोन है। ठीक है ना, ये 3 शब्दों से मिलकर के त्रिकोणमिति बनी हुई है। ठीक, अब इसमें से पहले शब्द का हिंदी में अर्थ जो है, पहले शब्द का हिंदी में अर्थ 3 होता है। गोन का जो हिंदी में अर्थ है वो भुजा होता है और मैट्रोन का होता है मापन। ठीक ना, मतलब त्रिकोणमिति की जो शाब्दिक अर्थ हुई वह 3 भुजाओं का मापन हुआ। लिखेंगे अर्थात त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ त्रिभुज की 3 भुजाओं का मापन है। ठीक ना, त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ जो है वो त्रिभुज की 3 भुजाओं का मापन है। ठीक है, यही जो है त्रिकोणमिति का परिचय है। ठीक है ना, अब इसमें से फाइनल
क्या हम लोगों को मिला, तो आगे लिखेंगे अर्थात त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुज की तीन भुजाओं तथा कोणों के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यही जो है त्रिकोणमिति का परिभाषा हुआ। ठीक है, तो नोट कर लीजिए जल्दी। चलिए इसे मिटाते हैं और आगे अब हम लोग पढ़ते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात किसे कहा जाता है। ठीक ना, तो देखिए मुख्य रूप से त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो तीन ही होते हैं और तीन जो है इनके व्युत्क्रम होते हैं। तो कुल मिलाकर के हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे अगला हेडिंग त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है ना, इसे अंग्रेजी में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहा जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहा जाएगा इसे। ठीक ना, तो चलिए ध्यान दीजिए। तो किसी त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं और 3 कोण होते हैं। ठीक है ना, तो किसी त्रिभुज की 3 भुजाओं में से किन्हीं 2 भुजाओं और एक कोण के बीच यदि अनुपात लें, ठीक है ना, उसी को हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। लिखेंगे किसी त्रिभुज की किसी त्रिभुज की नहीं, किसी समकोण त्रिभुज की रहेगी। किसी समकोण त्रिभुज की 3 भुजाओं में से किसी समकोण त्रिभुज की 3 भुजाओं में से किन्हीं 2 भुजाओं और समकोण त्रिभुज में 3 भुजा होती है, उनमें से
किन्हीं दो भुजाओं और दो न्यून कोण होते हैं, एक सम कोण होता है। तो दो भुजाओं और उनमें से और एक न्यून कोण के बीच अनुपात को ही त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। ठीक ना, यही परिभाषा हुआ। किसी समकोण त्रिभुज की तीन भुजाओं में से किन्हीं दो भुजाओं और एक न्यून कोण, दो न्यून कोण होते हैं, उनमें से किसी एक न्यून कोण के बीच अनुपात को ही त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। अब देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात के प्रकार कितने होते हैं, ये लिखेंगे आगे। मुख्य रूप से त्रिकोणमितीय अनुपात या कुल लिख लेते हैं, कुल त्रिकोणमितीय अनुपातों की संख्या जो है वो 6 है, जिनमें से तीन मुख्य तथा तीन व्युत्क्रम अनुपात होते हैं। ठीक है ना। कुल त्रिकोणमितीय अनुपातों की संख्या 6 होती है, लेकिन उनमें से तीन जो है वो मुख्य त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं और तीन जो है व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। चलिए अब एक एक करके हम लोग इनका नाम देखेंगे। पहले इतना नोट कर लीजिएगा। कुल कितने होते हैं, तो अभी आपको बताया गया कि कुल त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं कुल त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं वो 6 होते हैं। ठीक ना। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवा। ठीक है ना। सबसे पहला जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो साइन। सबसे पहला त्रिकोणमितीय अनुपात का नाम है साइन, SINE, जिसको हिंदी में हम लोग ज्या कहते हैं तथा संक्षेप में इसे केवल SIN लिखा जाता है। ये उसका पूरा नाम है, यह हिंदी में उसका नाम है और ये संक्षेप में पढ़ा जाने वाला नाम है। दूसरा है कोसाइन, इसको कोज्या कहा जाता है हिंदी में, और इसे लिखने के लिए जब त्रिकोणमितीय अनुपातों का इनका नाम जब लिखा जाता है, सवाल को जब लिखा जाता है तो उस समय सिर्फ कॉस लिखा जाता है।
तीसरे त्रिकोणमितीय अनुपात का नाम जो है वो टेंजेंट होता है, और टेंजेंट को स्पर्शज्या कहा जाता है। और इसको जो है शॉर्टकट में केवल टेन लिखा जाता है, और हिंदी में स्पर्श लिखा जाता है। चौथे त्रिकोणमितीय अनुपात का नाम है सेकेंड। इसको व्युत्क्रम कोज्या कहा जाता है, और इसको शॉर्टकट में केवल सेक लिखा जाता है, और इसको हिंदी में व्युत्कोज्या कहा जाता है। व्युत्क्रम कोज्या मतलब पांचवें त्रिकोणमितीय अनुपात का नाम कोसेकेंट होता है, और इसको व्युत्क्रम ज्या कहा जाता है, जिसे संक्षेप में केवल कोसेक लिखा जाता है, और हिंदी में व्युत्क्रम ज्या कहा जाता है। छठवें त्रिकोणमितीय अनुपात का नाम जो है वह कॉन्टेंजेंट है, जिसको शॉर्टकट में केवल कॉट लिखा जाता है, और हिंदी में केवल व्यू स्पर्श लिखा जाता है। ठीक ना। अब इनमें से ये जो तीन हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, मतलब साइन, कोसाइन और टेंजेंट, इनको जो है हम लोग मुख्य त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। बाकी ये जो तीन हैं, कोसेकेंट, कोसेकेंट और कोटेंजेंट, तो ये जो होते हैं ये व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। ये व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। यही कुल मिलाकर के देखिए, यहाँ से ये सब व्युत्क्रम है, यहाँ से ये नीचे जो है व्युत्क्रम है, और ऊपर जो है वो मुख्य है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो अब इसमें हम लोगों को पढ़ना होगा कि किसी समकोण त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, उन भुजाओं के बीच पारस्परिक संबंध क्या होते हैं। ठीक है ना। आगे बढ़ना है, हम लोगों को त्रिकोणमितीय अनुपातों की व्याख्या करना है। तो त्रिकोणमितीय अनुपातों की व्याख्या करने से पहले हम लोगों का हेडिंग होगा, आगे लिखेंगे हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपातों की व्याख्या।
अब त्रिकोणमितीय अनुपातों की व्याख्या करने से पहले हम लोग सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करने चल रहे हैं। तो मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज है जिसमें यहाँ समकोण बना हुआ है ABC। इसका हम कुछ नाम दे देते हैं। यहाँ पर और यहाँ पर ये दो न्यून कोण बने हुए हैं। तो इस पहले न्यून कोण को हम कुछ अल्फा नाम देते हैं और दूसरे न्यून कोण को बीटा नाम देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए समकोण के ठीक सामने वाली भुजा, किसी भी समकोण त्रिभुज में समकोण के ठीक सामने वाली भुजा अथवा सबसे बड़ी भुजा ये सदैव ही कर्ण होती है, ठीक है ना। बाकी ये अन्य दो भुजाएं जो बची हुई हैं, ठीक है ना, ये दोनों छोटी भुजाएं जो हैं इनमें से कोई भी एक लंब और कोई भी एक आधार हो सकती है। लेकिन कब कौन लंब होगी और कब कौन आधार होगी, ठीक है ना, इसके पीछे एक राज छुपा हुआ है, ठीक है ना। क्या है वो, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले कर्ण की परिभाषा अगर लिखी जाए, कर्ण को परिभाषित किया जाए तो क्या किया जाएगा। तो कर्ण के बारे में अगर लिखना हो हमें तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए तो लिखेंगे किसी समकोण त्रिभुज में समकोण, मतलब समकोण त्रिभुज होगा तो कोई तो एक कोण समकोण कोई करेगा। तो किसी समकोण त्रिभुज में समकोण के ठीक सामने वाली भुजा को, ये वाली जो भुजा है उसी को कर्ण कहते हैं। तो लिखेंगे किसी समकोण त्रिभुज में समकोण के ठीक सामने वाली किसी समकोण त्रिभुज में समकोण के ठीक सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। तथा यह भी लिख लेते हैं, तथा यह समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा भी होती है। अब आधार के बारे में क्या लिखा जाएगा, तो आधार को अगर परिभाषित किया जाए तो कर्ण के सापेक्ष परिभाषित किया जाता है। देखिए तो समकोण के ठीक सामने वाली, मतलब समकोण जो है जिस भुजा के साथ कोण बनाता है उसी भुजा को हम लोग आधार कहते हैं। लिखेंगे कर्ण जिस भुजा के साथ कोण बनाता है उसे ही आधार कहते हैं। तो अगर ये वाला कोण लें तो नीचे वाला जो है वो आधार होगा और कोण के ठीक सामने वाली भुजा जो होती है वो लंब हो जाएगी। तो अल्फा के सापेक्ष यह लंब है, बीटा के सापेक्ष ये लंब है और ये वाला आधार हो जाएगा, ठीक है ना। अब लंब किसको कहेंगे, तो लंब जो होगा, देखिए लंब वाली जो भुजा होगी वो यहाँ से लिखा जाएगा कि कोण के ठीक सामने वाली भुजा लंब होती है। कोण के ठीक सामने वाली भुजा
लंब होती है। बस ये छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, इनको याद कर लीजिएगा, ठीक ना। एक बार अच्छे से देख लीजिए। अब हम लोग किसी समकोण त्रिभुज की भुजाओं और त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच संबंध पढ़ने चल रहे हैं, ठीक है। देखिए, अभी हम लोगों ने एक समकोण त्रिभुज बनाया था ऐसे, ए बी सी, इधर ये कर्ण था। अगर कोण यहाँ बना हुआ था तब जो है यह जो है वो आधार था और ये वाला जो है वो लंब था। अब यहाँ हम कोण कुछ थीटा ले लें, ठीक ना, तो क्या होगा, अनुपातों का नाम लिखेंगे तो सबसे पहला आप लोगों का त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है वह है, अभी लिखा गया था साइन, तो साइन थीटा बराबर जो होता है वह भुजाओं के साथ इसका जो संबंध है वह लंब बट्टा कर्ण होता है, लंब बट्टा कर्ण, ठीक ना। और इसी का व्युत्क्रम अनुपात अभी आपको बताया गया ठीक पहले, कि साइन का व्युत्क्रम जो होता है वो कोसाइन होता है, इसीलिए कोसाइन नहीं कोसेकेंट होता है, इसीलिए इसका व्युत्क्रम अगर लिखें कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा का हो जाता है कर्ण बट्टा लंब। अब ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं, तो यदि इन दोनों की आपस में हम लोग गुणा करेंगे, तो जब आपस में गुणा करेंगे तो ये मतलब साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो इन दोनों को गुणा करने के बाद 1 हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं, जब ये दोनों आपस में गुणा होंगे तो ये क्या बन जाएंगे 1। तो अगर यहाँ से केवल हम लोग साइन थीटा को लिखें तो लिखेंगे 1/कोसेक थीटा, चाहे कोसेक थीटा को अगर लिखें तब लिखेंगे 1 साइन थीटा। ये पहला हम लोगों ने पढ़ा। दूसरा जो है वह कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा देखिए दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा को आधार बट्टा कर्ण लिखा जाता है, मतलब कॉस थीटा जो है और समकोण त्रिभुज के भुजाओं के साथ यदि संबंध बना ले तो क्या बनाता है आधार बट्टा कर्ण, ठीक ना। अब इसका व्युत्क्रम जो होता है वो सेक होता है, तो सेक थीटा बराबर हो जाता है कर्ण बट्टा आधार, ठीक ना। ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है, मतलब कॉस थीटा और सेक थीटा ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो जब इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा तो ये 1 हो जाते हैं। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, यह भी एक संबंध होता है, व्युत्क्रम संबंध इसको कहा जाता है। तो यहाँ से केवल अगर हम कॉस थीटा के बारे में लिखें तो 1/सेक थीटा लिखेंगे, चाहे सेक थीटा के बारे में लिखें तो 1/कॉस थीटा लिखेंगे। ये 3 चीज हम लोगों ने पढ़ लिया, तीसरा और ये चौथा, 4 त्रिकोणमितीय अनुपात लिख लिए गए। पांचवा जो है वह होता है tan थीटा।
तो tan थीटा जो है वह समकोण त्रिभुज की भुजाओं के साथ जब ये अनुपात बनाता है तो ये होता है लंब बटा आधार। ठीक है ना। अब इसका व्युत्क्रम जो होता है वो कॉट थीटा होता है। तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। ठीक। अब फिर ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है। जब ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो इन दोनों को आपस में गुणा करने पर फिर 1 हो जाता है। तो यहाँ से एक व्युत्क्रम संबंध हम लोगों को मिलता है tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। ठीक है ना। या केवल यदि tan थीटा के बारे में लिखा जाए तो 1 बटा कॉट थीटा लिखा जा सकता है, या केवल कॉट थीटा के बारे में लिखा जाए तो 1 बटा tan थीटा लिखा जा सकता है। एक और फार्मूला यह भी होता है कि tan थीटा और कॉट थीटा का यदि साइन और कॉस के साथ अगर संबंध देखें तो ये बनता है, देखिए ये महत्वपूर्ण सूत्र है, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, या कॉट थीटा बराबर ये होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। तो अभी ये त्रिकोणमिति शुरू हुई है, मतलब बहुत कम सूत्र अभी आपको लिखे गए हैं। बल्कि त्रिकोणमिति में तो इतने सारे फार्मूले हैं कि उनको याद करना बहुत लोगों से असंभव होता है। परंतु घबराइए मत, जितने भी फार्मूले आपकी किताब में दिए गए होंगे उसका कई गुना ज़्यादा हम आपको याद करवा देंगे। जहाँ जहाँ जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे देखा जाएगा। देखिए आज हाई स्कूल का एक नया चीज़ शुरू हुआ है। ठीक है ना। आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए अभी जो जितने भी फार्मूले लिखे गए उन सभी फार्मूलों को याद करने का एक ट्रिक है। देखिए SCT मतलब साइन कॉस टैन, लाल बट्टा कक्का, LAL लाल बट्टा कक्का। ठीक ना। यहाँ S का मतलब होता है साइन थीटा, C का मतलब होता है कॉस थीटा और T का मतलब होता है टैन थीटा। तो साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कोण, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कोण और टैन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार। ठीक है ना। यही फॉर्मूला हम लोगों के पास ट्रिक के रूप में है। इसमें L का मतलब लंब है, A का मतलब आधार है और K का मतलब जो है वो कर्ण है। ठीक है, देख लीजिए जल्दी से। एक अच्छा सा नोट्स भी बनाते चलिएगा। जो लोग भी वीडियो देख रहे हो, अगर आप हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, तो आपको नोट्स बनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम इसमें त्रिकोणमिति नाम के इस पाठ में सभी सवाल हम आपका कराएंगे। एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। आइए अभी पाइथागोरस प्रमेय, जिसको हम लोग बचपन से बहुत दिनों से पढ़ते आते हैं, ठीक है ना,
इसे भी देख लें। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय जो होता है वह समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बीच संबंध होता है, ठीक ना। क्या संबंध है? तो इसमें सबसे बड़ी भुजा जो होती है कर्ण, इसका वर्ग जो है अन्य दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है ना। मतलब यह लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर होता है, ठीक ना। इसमें से केवल यदि कर्ण को ज्ञात किया जाए तो ये रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। ऐसे ही अगर केवल हम लोग लंब के बारे में लिखें, लंब के वर्ग के बारे में लिखें तो ये लिखेंगे हम लोग कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। या केवल लंब के बारे में लिखें तो ये रूट में लिखा जाएगा कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। केवल यदि आधार के वर्ग के बारे में लिखें तो ये हम लोग लिखेंगे कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। केवल यदि आधार के बारे में लिखें तो ये सेम चीज रूट में आ जाएगा कर्ण का वर्ग माइनस रूट अंडर में कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। यही पाइथागोरस प्रमेय है। मुख्य यही है, केवल एक ही मुख्य है, बाकी ये तो सब इसी के व्युत्पन्न है। अब अगले वीडियो में हम लोग जो है प्रश्नावली 8.1 शुरू करेंगे।